नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। अन्ना हजारे के 9 दिन के अनशन के बाद अब सरकार के महकमे में हलचल मची हुई है। वो इसलिए नहीं कि सरकार को अचानक से अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया है, बल्कि इसलिए कि अन्ना की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और डर है कि कहीं अन्ना समर्थक उग्र ना हो जाएं। वहीं सरकारी लोकपाल और जन लोकपाल बिल को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आज के पोस्टमार्टम में हम चर्चा करेंगे सरकार के लोकपाल बिल की, जन लोकपाल की, और साथ ही इस मामले पर क्या रास्ता हो सकता है, कहां असहमति है, इस बात को जानना जरूरी है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि एक सार्थक और एक समाज उपयोगी बिल सामने निकल कर आए और ये रास्ता जो इसका फासला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो कम हो। साथ ही चर्चा करेंगे गांधी, जेपी और अन्ना आंदोलन की तमाम समानताओं और असमानताओं की, जो आज के संदर्भ में खासी बहस का विषय बना हुआ है। और इस अहम चर्चा में मेरे साथ हैं एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। एनके, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हां, जन लोकपाल बिल पर तकरार जारी है। वहीं अन्ना भी अनशन तोड़ने को तैयार नहीं। एक तरफ सिविल सोसाइटी सरकारी लोकपाल बिल को बिना दांत का शेर बता रही है, तो दूसरी तरफ अन्ना के जन लोकपाल पर सरकार कई तरह की असहमति जता रही है। आइए डालते हैं पहले एक नजर जन लोकपाल और सरकारी लोकपाल के प्रावधानों और बहस के विषयों पर। जन लोकपाल की मांग को लेकर अन्ना का अनशन जारी है। जैसे जैसे अन्ना की सेहत बिगड़ रही है, वैसे वैसे सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इसी वजह से सरकार को बुधवार को सर्वदलीय बैठक का आह्वान करना पड़ा। फिलहाल टीम अन्ना और सरकार के बीच बिल को लेकर टकराव जारी है। आइए आपको दिखाते हैं जन लोकपाल और सरकारी लोकपाल के आखिर कौन से प्रावधान हैं जो बहस का विषय बने हुए हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री। जन लोकपाल के मुताबिक लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री भी हों। सरकारी लोकपाल कहता है पद छोड़ने के बाद ही लोकपाल प्रधानमंत्री पर कार्रवाई कर सकता है। न्यायपालिका। जन लोकपाल के मुताबिक लोकपाल में न्यायपालिका के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने का अधिकार हो। सरकारी लोकपाल के मुताबिक न्यायपालिका लोकपाल के दायरे से बाहर हो। संसद सदस्य। जन लोकपाल कहता है अगर किसी सांसद ने सदन में वोट या प्रश्न करने के लिए घूस ली है तो उसकी जांच का अधिकार लोकपाल को हो। सरकारी लोकपाल कहता है कि संसद लोकपाल के दायरे से बाहर हो। शिकायत निवारण। जन लोकपाल के मुताबिक नागरिक चार्टर का उल्लंघन भ्रष्टाचार माना जाए और दंड का प्रावधान हो। सरकारी लोकपाल कहता है किसी भी दंड का प्रावधान नहीं होना चाहिए। सीबीआई। जन लोकपाल कहता है कि सीबीआई का भी लोकपाल में विलय हो। सरकारी लोकपाल कहता है सीबीआई लोकपाल के दायरे से बाहर हो। चयन समिति। जन लोकपाल के मुताबिक विस्तृत चयन समिति जिसमें 2 राजनीतिज्ञ, 4 न्यायाधीश और 2 स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण हो। सरकारी लोकपाल कहता है चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। लोअर ब्यूरोक्रेसी। वो सभी जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे में सरकारी कर्मचारी के रूप में हैं, जन लोकपाल के दायरे में आ जाएंगे। सरकारी लोकपाल के मुताबिक केवल ग्रुप ए के अधिकारियों को कवर किया जाएगा। लोकायुक्त। जन लोकपाल इस बिल के तहत केंद्र में लोकपाल और राज्य में लोकायुक्त होगा। सरकारी लोकपाल केवल केंद्र में लोकपाल होगा। भ्रष्टाचारियों के लिए सजा का प्रावधान। जन लोकपाल के मुताबिक अधिकतम 10 साल सजा, बड़ी रैंक के अधिकारियों को बड़ी सजा, व्यवसायिक इकाई के लोगों के दोष सिद्ध होने पर भविष्य के लिए काली सूची में डाला जाए। सरकारी लोकपाल के मुताबिक दोषियों को 6 से 7 महीने की सजा जो 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। फोन टैपिंग। जन लोकपाल कहता है लोकपाल बेंच ऐसा करने की अनुमति देगा। सरकारी लोकपाल कहता है गृह सचिव अनुमति प्रदान कर सकता है। लोकपाल का कौन होगा जवाबदेह? जन लोकपाल कहता है लोकपाल को हटाने के लिए एक नागरिक भी सुप्रीम कोर्ट से शिकायत कर सकता है।
सरकारी लोकपाल कहता है लोकपाल को हटाने की पहल केवल सरकार कर सकती है। उच्च न्यायालय में विशेष बेंच। जन लोकपाल के मुताबिक उच्च न्यायालय भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगा। सरकारी लोकपाल के मुताबिक ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होगा। भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी। जन लोकपाल के मुताबिक भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी की बर्खास्तगी का प्रावधान है। सरकारी लोकपाल के मुताबिक मंत्री तय करेगा कि एक भ्रष्ट अधिकारी को हटाना है या नहीं। वित्तीय स्वतंत्रता के मामले में लोकपाल की कमेटी सामूहिक रूप से तय करेगी कि कितने बजट की जरूरत है। सरकारी लोकपाल के मुताबिक वित्त मंत्रालय तय करेगा पूरा बजट। शक्तियों का प्रतिनिधित्व। जन लोकपाल के मुताबिक लोकपाल सदस्य केवल वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिज्ञों के मामले में जांच करेंगे। बाकी का काम लोकपाल के अधीन अधिकारी करेंगे। सरकारी लोकपाल कहता है सभी कार्य लोकपाल के सदस्यों के द्वारा ही किए जाएंगे। शिकायत गलत पाए जाने पर जन लोकपाल कहता है गलत शिकायत पर फाइन का प्रावधान, कारावास नहीं दिया जाएगा। लेकिन सरकारी लोकपाल कहता है कि 2 से लेकर 5 साल तक का कारावास हो। फैसले के खिलाफ आरोपी न्यायालय में कर सकता है अपील। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। जी हां, अन्ना का अनशन लगातार जारी है, तबीयत बिगड़ती जा रही है। 9 दिन होने के बाद अब अन्ना अगर बात करें तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो 9 दिन और करेंगे। अन्ना का ये कहना कि 9 दिन और करेंगे वास्तव में इस चर्चा को और सार्थक करता है कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं। बिंदु आपने देखे कि सरकारी लोकपाल क्या कहता है, जन लोकपाल क्या कहता है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को हम जानेंगे आखिरकार स्थिति क्यों बिगड़ती नजर आ रही है, टकराहट आखिर क्यों। चर्चा करेंगे। मेरे साथ है एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। इनके पहला सवाल जो जहन में मेरे आता है, बात जब बिगड़ी, पहले अनशन के बाद जब मामला आया, सरकार का बिल आया, तो वो 3 बिंदु जो शुरुआत के हैं वो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कहां टकराहट है। एक तो प्रधानमंत्री, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा संसद। क्योंकि शुरुआती तौर पर जब अनशन दोबारा अन्ना ने किया तो प्रधानमंत्री और न्यायपालिका सबसे पहले सवालों के घेरे में आए। आपको क्या लगता है कितनी विभिन्नता आती है इन दोनों के बिल के फर्क में? देखिए अमित, हम सबसे पहले प्रधानमंत्री पर आते हैं। जी, पहले ही दिन से यह रहा कि प्रधानमंत्री को जी सरकार का कहना था कि इसमें न लिया जाए। जी, संविधान में कोई प्रावधान नहीं है जिसमें कि प्रधानमंत्री को कोई भी क्रिमिनल प्रोसीजर में या आईपीसी में कोई स्पेशल स्टेटस दिया गया हो। जी, संविधान में कोई भी स्पेशल स्टेटस प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। जी, ये आपका इजाद किया हुआ है जी, कि प्रधानमंत्री को नहीं रखेंगे। जी, तो फिर मंत्रियों को ही क्यों रखेंगे? भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का स्टेटस, इससे आप समझ सकते हैं कि संविधान में लिखा हुआ है, देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइज इन द एक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। जी, मतलब कि जो शब्द है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे जी, ताकि वो राष्ट्रपति को सलाह दे सके। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री सीनियर अमंग इक्वल्स है जी, है ना, कोई अलग से नहीं है। पूरे भारतीय संविधान में, पूरे आईपीसी और सीआरपीसी में कहीं भी प्रधानमंत्री को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। तो ये अचानक आपको प्रधानमंत्री के प्रति इतना क्या हो गया? क्या प्रधानमंत्री को इससे अलग रखना चाहते हैं? जी। अच्छा, क्यों प्रधानमंत्री को? क्या आज प्रणब मुखर्जी का स्टेटस प्रधानमंत्री से कम है? प्रणब मुखर्जी को क्यों रखेंगे आप? जी, अगर प्रधानमंत्री को नहीं रखते हैं तो कई बार होता है कि आप सीनियर मिनिस्टर्स को भी क्यों रखेंगे? बिल्कुल। लिहाजा एक तो ये डिमांड सिर पैर की है। जी, दूसरा, जो अभी प्रावधान है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जी, इसमें कहीं भी नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए, वो भी एक सिटीजन है बिल्कुल, और करप्शन का अगर चार्ज है जी, तो वो उसी तरह से ट्राई किया जाएगा प्रधानमंत्री भी जिस तरह कोई भी ट्राई हो सकता है। हाँ, इन्होंने किया क्या है कि एक बीच में दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जी, जिसके तहत सीबीआई आती है। सीबीआई का अस्तित्व दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत है जी। इस एक्ट में सेक्शन 6(1) है जी, जिसको कि कहते हैं हम कि इसमें स्पेशल प्रोविजन एक दे दिया गया है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के लोग, मतलब उसमें प्रधानमंत्री भी आता है, इनके खिलाफ आप डायरेक्ट कोई इंक्वायरी भी नहीं कर सकते जी।
ये कहा गया है। एक एक्ट का एक छोटा सा सेक्शन है और जिसके तहत आपने एक स्पेशल डायरेक्टिव इशू किया है, आप इसको खत्म कर दीजिए। एक एक्ट का एक सेक्शन खत्म करना कोई संविधान खत्म करना नहीं है, बिल्कुल। लिहाजा आप इसको खत्म कर दीजिए और उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर तक सभी, मारन को इसीलिए नहीं वो किया गया, सीबीआई इंक्वायरी कर पा रही थी क्योंकि मारन मिनिस्टर था, करप्शन का चार्ज है, सीधे सीबीआई उनके गर्दन पे हाथ डालना चाहती थी, लेकिन वो इसलिए बच गया था मारन कि इस कानून के तहत आता था, तो मारन को इस्तीफा दिलवा के और तब उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई। आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक है ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का सेक्शन 61। आप उसको खत्म कर दीजिए तो प्रधानमंत्री भी आ जाएगा, मंत्री भी आ जाएगा, सारे लोग आ जाएंगे। अब दूसरा पहलू देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उसमें सांसद नहीं आएंगे। एक्चुअली जो हमने बताया है, हमारे व्यूवर्स उसको कहीं गलत ना समझ लें, सांसद का बाहर जो कार्यकलाप है उस पर तो कुछ भी हो सकता है, जो पार्लियामेंट में अपना वोट डालेगा या जो भी कंडक्ट करेगा उसके ऊपर एक इम्यूनिटी मिलती है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कहते हैं, विशेषाधिकार। ये संविधान के आर्टिकल 105 में है। इसके तहत उनको विशेष अधिकार है कि पार्लियामेंट में वो जो कुछ भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उस पर कोई केस नहीं हो सकता। अब इसका दूसरा पहलू देखिए, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि अगर आपने बाहर पैसे लिए अंदर वोट दे दिया, जैसे कैश फॉर वोट में हुआ पिछली बार, बिल्कुल इस तरह से अगर आप करते हैं तो क्या आपको पकड़ा नहीं जाएगा? इसलिए कि आपने वोट संसद में दिया है, तब तो पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। पैसा बाहर लेगा, वोट अंदर देगा। इसलिए जब दोनों को लिंक करते हैं तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि अपराध का कृत्य नहीं है। लिहाजा एमपीज को आप इससे बाहर रखते हैं तो आप इसका मतलब है कि करप्शन पे आप सीरियस नहीं है। बिल्कुल। तो अन्ना हजारे का जो ये डिमांड है कि इसमें सांसद से लेकर उनके कंडक्ट अगर फ्लोर पे है तो भी वो लिए जाएंगे, बिल्कुल वैलिड है। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि इन दोनों एस्पेक्ट में सरकार को कोई रिजिड एटीट्यूड अपना नहीं होना चाहिए। बहुत सार्थक बात आपने कही, यानी दो बिंदुओं पर जो हमने चर्चा भी करी है उसमें सरकार के सामने कोई दुविधा नहीं होना चाहिए, ना ही कोई बड़ा प्रावधान बदलने की जरूरत है। यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो खास चर्चा जारी है, लगातार हम सवाल उठाएंगे और ये जानेंगे, जैसे दो चीजें एनके ने साफ तौर पर कही कि कोई दुविधा नहीं, यानी इन दो चीजों पर सरकार सहज हो सकती है। कई और अहम बिंदु हैं जिन पर चर्चा करनी है, वो भी चर्चा करेंगे कि जब सरकार के नुमाइंदों से चर्चा हुई अन्ना की टीम की, तो कहां थोड़ा पेच फंसता हुआ नजर आया, उस पर भी एनके से जानेंगे। लौटते हैं ब्रेक के बाद।